वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डेली न्यूज़पेपर वीडियो। इसमें हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ये वो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ, जो कि मॉनसून से रिलेटेड है। मॉनसून एक बहुत इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना है। हम सब ये जानते हैं कि मॉनसून टर्म का ओरिजिन मौसम से हुआ है। तो ऐसी विंड्स, ऐसी हवाएं जो मौसम के बदलने के साथ अपनी डायरेक्शंस चेंज करती हैं, ऐसी विंड्स जो सीजन के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, उन विंड्स को कहा जाता है मॉनसून। मॉनसून का मतलब रेनफॉल नहीं होता। मॉनसून उन विंड्स की बात करता है जो सीजनल रिवर्सल शो करती हैं, राइट। फिर हम देखते हैं कि समर्स में हमारे पास रेनफॉल होती है, जिसे हम बहुत कॉमनली मॉनसूनल रेनफॉल बोल देते हैं। बट समर्स में इंडिया का जो एरिया है, यहाँ पे विंड्स जो आ रही होती हैं उनकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। वो साउथ वेस्ट से आ रही होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि समर्स में क्या आते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून आते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को अपनी मैक्सिमम रेनफॉल मिलती है। लेकिन अब आप देखें, सीजन बदल रहा है, समर्स एंड हो रहे हैं, विंटर्स की शुरुआत हो चुकी है, ऑटम सीजन आ चुका है। तो अब ये जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं, इनका क्या हो जाएगा, रिवर्सल। तो जब ये साउथ वेस्ट विंड का रिवर्सल होता है, ये इंडिया से बाहर जाना शुरू होती हैं, और इस पॉइंट को हम कहते हैं कि भाई साउथ वेस्ट मॉनसून क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। और अब विंड्स की रिवर्सल हो जाएगी। साउथ वेस्ट का रिवर्स क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट विंड्स का विड्रॉल और नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स का ऑनसेट। एंड देयरफॉर हम इंडिया के मॉनसून को अगर हम मेजर विंड के टाइप पे देखें तो दो डायरेक्शंस हैं। एक है साउथ वेस्ट मॉनसून और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून समर रेनफॉल वाला है, जिसे हम प्रोमिनेंटली मॉनसून से रिलेट करते हैं। और विंटर्स के दौरान, अब ये पूरा अक्टूबर एंड से लेकर विंटर्स तक हमारे पास रहने वाला है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और यही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि इंडिया से साउथ वेस्टर्न मॉनसून एंड हो चुका है, और विद इन 72 आवर्स इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सेट इन होने वाला है। सो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। तो इस दौरान सिंपली साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड इंडिया से विड्रॉ हो जाती हैं और नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून विंड्स इंडिया में ब्लो करना शुरू कर देती हैं। ये जो ट्रांजिशन है, ये अक्टूबर की बिगनिंग में इसकी शुरुआत हो जाती है, और ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, ये विंटर मंथ्स में इंडिया में प्रिवेल करता है। अच्छा, अब इस सीज़न के मेन फीचर्स क्या होते हैं? देखें, जो समर्स की मॉनसूनल रेनफॉल हो रही थी, अब वो सबसाइड हो चुकी होती है, विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसीलिए इस दौरान हमें क्लियर स्काई मिलता है और ह्यूमिडिटी लेवल्स भी काफ़ी लो हो जाते हैं। जो रिट्रीटिंग मॉनसून सीज़न है, ये इंडिया के कुछ पार्ट्स के लिए बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली अगर हम सदर्न पेनिनसुला की बात करें, क्योंकि जो तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, और इवन हमारा जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, ये ऐसा एरिया है जिसको साउथ वेस्टर्न मॉनसून से रेनफॉल नहीं मिलती। समर्स में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कोस्टल आंध्र प्रदेश में साउथ वेस्ट मॉनसून रेनफॉल नहीं करते, क्योंकि ये मॉनसून विंड्स यहाँ पे ऑफ शोर होती हैं। लेकिन जब विंटर्स में रिट्रीटिंग मॉनसून्स आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स चलती हैं, तो ये विंड्स इस एरिया में ऑन शोर होती हैं, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पे रेनफॉल मिलती है। तो इसीलिए ये जो सदर्न पेनिनसुला का जो एरिया है, यहाँ पे ही मेन सोर्स है रेनफॉल का। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि जैसे रिट्रीटिंग मॉनसून शुरू होते हैं, तो हम कहते हैं कि इंडिया में विंटर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ग्रेजुअली ऑल अक्रॉस द कंट्री जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। बहुत सारी हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ इन रिट्रीटिंग मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। दिस इज़ द टाइम जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो रही होती है, और विंटर सीजन के लिए जो फील्ड्स हैं उनकी तैयारी भी चल रही होती है, एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी क्रिटिकल।
एक बड़ा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इंडिया में ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून का जब टाइम चलता है उस टाइम पे हम साइक्लोन्स की अक्रेंस काफ़ी देखते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, जो कि जब लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है एंड जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेनफॉल आती है, ये साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे काफ़ी डेवलप हो जाती हैं। प्राइमरीली बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाला जो हमारा एरिया है, यहाँ पे हम काफ़ी साइक्लोनिक डेवलपमेंट्स देखते हैं। अक्टूबर नवंबर का ये जो मंथ है, इस दौरान साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हाई होती है एंड ईस्टर्न कोस्ट इज़ द मोस्ट वल्नरेबल। या पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमारी ईस्टर्न कोस्ट साइक्लोन्स के लिए ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है? लेट मी नो, राइट। सो जो मोस्ट हमने देखा भी है कि 2014 में साइक्लोन हुडहुड आया था, साइक्लोन तितली आया था 2018 में। ये सब रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे सिवियर साइक्लोन्स थे जिन्होंने इंडिया को हिट किया था। सो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने अपना टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज अनाउंस किया है और ये अवार्ड महासा अमीनी को दिया गया है। शी वॉज 22 ईयर ओल्ड कुर्दिश इरानियन वेमेन। वेल, आपको याद होगा लास्ट ईयर ईरान में एक 22 साल की लड़की जिसका नाम था महासा अमीनी, हिजाब ना पहनने की वजह से इन्हें 72 आवर्स के लिए कस्टडी में टॉर्चर किया गया, विच लेड टू हर डेथ। एंड इसके बाद, इस 22 साल की लड़की की डेथ के बाद, ईरान में विमेन को लेकर, फ्रीडम, लाइफ, विमेन, इन इश्यूज को लेकर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ। महासा अमीनी की डेथ के बाद ईरान की गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए। विमेन जस्टिस, विमेन फ्रीडम को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ जिसे हम ईरानियन हिजाब मूवमेंट भी कह सकते हैं। और हमने देखा रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज 2023 में नरगिस मोहम्मदी, हुज अ ह्यूमन राइट्स एडवोकेट ऑफ ईरान, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक तरफ नोबेल पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी को मिलता है, who was a human rights advocate who led this protest against the Iranian government for the women life and freedom। और अब यूरोपियन यूनियन ने ह्यूमन राइट्स प्राइज महासा अमीनी को दिया है, वो 22 साल की लड़की जिसकी जेल में डेथ हुई थी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज बिल्डिंग अप अ इंटरनेशनल प्रेशर। इससे ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, इससे दुनिया भर में ईरान की सिचुएशन को लेकर एक अवेयरनेस आ रही है दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईरान एंड इट इज़ बिल्डिंग अप अ प्रेशर ऑन ईरान एज वेल। मूविंग अहेड, हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में इंडिया की हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बात हुई है। वेल, क्या है ये लिस्ट, इसे ध्यान से समझेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक लिस्ट नोटिफाई करती है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सेक्टर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इस लिस्ट को बोला जाता है हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। यहाँ पे जो मेजर कैटेगरीज हैं, पहली कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। वेल, इसमें रोड्स, ब्रिजेस, इनलैंड वाटरवेज, एयरपोर्ट्स ये इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज एनर्जी। एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जैसे सेक्टर्स आ जाते हैं। थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसे सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल टेली कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है। एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गई, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब इस लिस्ट का फ़ायदा क्या है? देखें, किसी भी सेक्टर को अगर इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है, इसका मतलब है अब उस सेक्टर को कंसेशनल फंड्स मिल सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, कंटिन्यूटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेन रहती है, इजी अवेलेबिलिटी टू फंड्स रहता है। एंड यहाँ पे आज इसकी बात क्यों हो रही है? बिकॉज हमारा जो शिपिंग सेक्टर है वो इस हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड नहीं है।
और ताकि शिपिंग सेक्टर की जो क्रेडिट डिमांड्स हैं वो पूरी हो सके, तो इसीलिए शिपिंग सेक्टर को भी इस लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो इसे रिव्यू किया जाएगा और ऐसे सेक्टर्स जिनको इस लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल शिपिंग, दे नीड टू बी एडेड। सो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि हमारी हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या और इसका फ़ायदा क्या है। मूविंग अहेड, सो रिसेंटली पेंटागन की 2023 रिपोर्ट में ये रिवील किया गया है कि चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल काफ़ी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। मतलब इससे पहले जो एस्टिमेट्स किए गए थे उसके हिसाब से तो काफ़ी रैपिडली चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपैंड कर रहा है। और चाइना का ये गोल है कि बाय 2030 चाइना के पास 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हों। तो ये जो यूएस पेंटागन है ये चाइना की मिलिट्री पावर से जुड़ा हुआ ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है और इसमें क्लियरली ये इंडिकेट किया गया है कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल को काफ़ी फास्टर रेट पे एक्सपैंड कर रहा है। और इस रिपोर्ट में ये भी सजेस्ट किया गया है कि शायद जो रशिया का कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में चल रहा था उससे लेसन्स ड्रॉ करते हुए चाइना ने अपनी जो स्पीड है, जो एक्सपेंशन है, वो बढ़ा दिया है। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चाइना की ताइवान के साथ चल रही है, वी ऑल नो द सिचुएशन, द रिलेशन बिटवीन ताइवान एंड चाइना आर टेंस। तो उसको देखते हुए चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक्सपैंड कर रहा है। चाइना इज एमिंग कि वो अपनी मिलिट्री को इस तरह मॉडर्नाइज कर दें कि बाय 2049 चाइनाज मिलिट्री विल बिकम वर्ल्ड क्लास। अब देखिए, जब हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। देखें, चाइना मेंटेन्स अ नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी फॉर द न्यूक्लियर वेपन, हाउएवर यूएसए डज नॉट अडेयर टू सच पॉलिसी। तो पेंटागन हैज़ नॉट ऑब्जर्व्ड एनी शिफ्ट इन चाइना स्टैंड एज ऑफ नाउ। अभी तक तो चाइना नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को मेंटेन कर रहा है, बट देयर माइट बी सम एक्सेप्शंस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली चाइना हैज़ बीन exerting this military and diplomatic as well as economic pressure on Taiwan. As we saw, कभी चाइना ताइवान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल की ओवरफ्लाइट कर देता है। ताइवान का जो डिफेंस जोन है उसे कितनी बार इंट्रूड किया है चाइना के वॉर प्लेन्स ने। एंड ताइवान के आसपास चाइना ने इवन बहुत बड़े लेवल पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है। Now, China has declared that it's intended to bring Taiwan under its control, चाहे उसके लिए फोर्स भी क्यों ना ज़रूरी हो। अब यहाँ पे रिलेशन कैसे हैं? यूएस इज सपोर्टिंग ताइवान। यूएस ने ताइवान को मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड की। इट इज़ हेल्पिंग ताइवान टू बिल्ड इट डिफेंस अगेंस्ट द चाइना। तो रीजनल टेंशन्स को देखते हुए ये जो रिपोर्ट आई है ये अपने आप में स्पेशली फॉर यूएस, ताइवान एंड चाइना, इस डायमेंशन को देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। मूविंग अहेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइस, शुगर और व्हीट के एक्सपोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिन्हें गवर्नमेंट ने फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। वेल, इन रिस्ट्रिक्शंस का मेन आइडिया ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है इनमें इन कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, ताकि इंडिया में हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ये फूड सिक्योरिटी बने रहे। ऐसा ना हो कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया जिसकी वजह से इंडिया के अंदर राइस, शुगर और व्हीट, ये जो कुछ कैटेगरीज हैं हमारे पास ग्रेन्स की, इसकी शॉर्टेज हो जाए। अब हम सब जानते हैं अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इसे चेक करते हुए ताकि एक्सपोर्ट कम से कम हो, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, व्हीट एंड राइस। अभी आप वैसे भी देख रहे हैं फेस्टिवल सीज़न आने वाला है। फेस्टिवल सीज़न के दौरान जो डिमांड है वो और बढ़ जाती है, ताकि इन सब का प्राइस मेंटेन रहे, अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे, इसीलिए एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। ना ऐसा नहीं है कि इन एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से फार्मर्स का नुकसान होगा। देखिए, समहाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट फार्मर्स ऑल्सो। एक तो देखें, एमएसपी को इंक्रीज़ किया गया, अगर हम राइस की बात करें तो एमएसपी बढ़ाया गया, और इवन जो राइस मिल्स के अंदर पैडी को प्रोक्योर किया गया वो भी स्लाइटली हायर प्राइस पे किया गया। मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया ये नहीं है कि फार्मर्स को इनको लेकर इनकम कम हो जाए। नो, जो एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं उसका मेन आइडिया यही है कि मार्केट के अंदर इन गुड्स को लेकर, इन कम्युनिटीज़ को लेकर स्टीपली प्राइसेस ना राइज हो जाएं। एक बेंचमार्क प्राइस सेट किया गया है गवर्नमेंट ने,
ताकि फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस मिले व्हेन इट कम्स टू एमएसपी। दो स्लाइट इंक्रीज हुआ है राइस प्राइसेस में, लेकिन अगेन हमने क्योंकि एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं तो अब स्पाइरली इंक्रीज नहीं करेगा, चेक एंड बैलेंस में रहेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।